हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विजय कुमार गुप्ता क्लास 9th की बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि सेल्स के जो सेल्स ऑर्गेनल्स हैं उनके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो डबल होते हैं, सिंगल होते हैं या मेम्ब्रेन लेस होते हैं, और यानी इसमें से कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो आइए क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी। देखिए, इसमें हम लोग जानेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, देखिए जो सेल ऑर्गेनल्स वर्ड्स है एक लार्ज वर्ड है, बट एक्चुअल में इसकी मीनिंग्स होती है स्मॉल। सेल के अंदर जो पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल्स हैं मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका आता है मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स। सेकेंड आपका होता है नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, इस मेम्ब्रेनस सेल्स और सेल ऑर्गेनल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका आता है डबल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस, ये होता है सिंगल मेम्ब्रेनस, ठीक है। इस डबल मेम्ब्रेनस में आप क्या आएंगे, फर्स्ट आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड आपका होता है न्यूक्लियस, और थर्ड आपका होता है प्लास्टिड्स। ये मेन रूप से जो 3 सेल ऑर्गेनल्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स, ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। ये आपके अच्छे कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स कौन से डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, कौन से सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, और कौन से मेम्ब्रेन लेस नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो 3 है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड्स, ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेनस में आप आ जाइए, इसमें आपके आते हैं फर्स्ट आपका होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड आपके होंगे इसमें लाइसोसोम, थर्ड वैक्यूल, और फोर्थ आपका होता है पेरोक्सिसोम एंड फिली बॉडी गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये मेन रूप से के जो 5 सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। फर्स्ट आपका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड आपका होता है लाइसोसोम, थर्ड आपका होता है वैक्यूल, फोर्थ आपका होता है पेरोक्सिसोम एंड फिफ्थ आपका होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी। ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं ये 2 टाइप में होंगे,
एक आपका होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड आपका होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल आपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। लाइसोसोम और वैक्यूल, प्रैक्सिसोम, ये सभी सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, सभी हैं। लाइसोसोम का एक सेकेंड नेम आपका होता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल, इसको हम अलग से डिस्क्राइब करेंगे। ये वैक्यूल आपका होता है, ये वैक्यूल मेन रूप से प्लांट के सेल में प्रेजेंट होते हैं और लार्ज साइज में होते हैं, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। किसी सेल में एनिमल सेल में प्रेजेंट होते भी अगर हैं तो इनकी साइज बहुत ही स्मॉल होती है, इसलिए हम मेन रूप से ये कह देते हैं कि एनिमल सेल में लाइसोसोम वैक्यूल एब्सेंट होते हैं लेकिन बहुत स्मॉल होते हैं, जबकि प्लांट के सेल में ये बहुत ही लार्ज साइज में प्रेजेंट होते हैं। प्रैक्सिसोम, ये प्रैक्सिसोम भी होते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स को प्लांट के केस में इसको हम कहते हैं डिक्टियोसोम। ये बहुत अच्छे कंपटीशन में पूछता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स को प्लांट के केस में इसको कहते हैं डिक्टियोसोम। इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स को सेकेंड नेम आपको आता है पोस्ट बॉक्स ऑफ द सेल, या इसको कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ये होती है गोल्गी कॉम्प्लेक्स को ही कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और गोल्गी कॉम्प्लेक्स अपने पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। जहाँ डबल मेम्ब्रेन में आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस भी आप पढ़ चुके हैं, ये प्लास्टिक बचा हुआ है, इसको आज हम जानेंगे। फिर आइए नॉन मेम्ब्रेन देख लीजिए कि जो नॉन मेम्ब्रेनस सेल्स ऑर्गन्स होते हैं इनमें 3 आपको होते हैं। इस नॉन मेम्ब्रेनस सेल्स ऑर्गन्स में ये होते हैं, फर्स्ट आपका होता है राइबोसोम, राइबोसोम होते हैं। सेकेंड आपका होता है सेंट्रियोल, और थर्ड आपका होता है न्यूक्लियोलस। ये जो 3 ऑर्गन्स होते हैं ये मेरे से राइबोसोम, सेंट्रियोल और न्यूक्लियोलस, ये सभी नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। ठीक है ना। राइबोसोम के बारे में भी हम जानेंगे। तो ये आपका रहा सेल ऑर्गेनेल्स अकॉर्डिंग टू देयर मेम्ब्रेन्स। तो हमने जाना मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें मेन रूप से 3 आपको होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है और प्लास्टिस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी ये प्रेजेंट होता है। जो एनर्जी हमको क्रिएट होती है यानी एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको हमने पिछले वीडियो में हमने इसको पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस को भी हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ द सेल्स या ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि जितने भी वर्क सेल में होते हैं उनकी जो कंट्रोलिंग पावर होती है वो आपके न्यूक्लियस में भी होती है। तो इसके बारे में डिटेल हम न्यूक्लियस में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम आज जानेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये इस वीडियो में हम देख रहे हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम ये होता है नॉन मेम्ब्रेनस, ये है आपका नॉन मेम्ब्रेनस, ये नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होता है। लेकिन जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट हैं पैलौडे। ये 1955 में इसकी डिस्कवरी किया गया था पैलौडे के। ठीक है, देखिए राइबोसोम होता है, इसको कहते हैं राइबो न्यूक्लियो एसिड। इसका सेकेंड नेम आपको होता है राइबो न्यूक्लियो एसिड। इसको क्यों कहते हैं राइबो न्यूक्लियो एसिड? क्योंकि जो राइबोसोम होते हैं इसका जो फॉर्मेशन होता है ये होता है आपका आरएनए और प्लस प्रोटीन सी।
प्रोटीन। इस राइबोन्यूक्लिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है वो दो केमिकल्स से होते हैं, एक आपका होता है आरएनए, दूसरा आपका होता है प्रोटीन। देखिए जो आरएनए होता है ये होते हैं 63% और जो प्रोटीन होते हैं ये आपके होते हैं 37%। इस राइबोसोम के फॉर्मेशन में दो केमिकल्स यूज हो रहे हैं। फर्स्ट आपका हो रहा है आरएनए, इसको कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। सेकंड आपका होता है प्रोटीन। इस आरएनए की जो क्वांटिटी होती है वो होती है 33% और जो प्रोटीन की क्वांटिटी होती है ये होती है 37%। देखिए राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों सेल्स में ये प्रेजेंट होती है। देखिए इस राइबोसोम ये आपको होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल, एंड दूसरा आपका होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिटेल से हम पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। देखिए प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, इस एक होता है प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। और कैरियन का है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं, एक होता है आपका होता है प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव यानी अनडेवलप्ड, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस यानी ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है, जिससे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म बोथ आर मिक्स वन ईच अदर। बट यूकैरियोटिक की बात जो कहती है, यूकैरियोटिक ये होते हैं वेल डेवलप्ड। यू मीन्स होता है ट्रू और कैरियन में होता है न्यूक्लियस यानी ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं कैरियोटिक सेल। यानी इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिससे न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म बोथ आर सेपरेट वन ईच अदर। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक की जब बात करेंगे तो इसमें हमारा जो राइबोसोम होता है ये 70S टाइप का होता है। 70S टाइप का होता है। इस 70S टाइप को हम डिवाइड करते हैं 2 सब यूनिट में। फर्स्ट यूनिट आपकी होती है 50S टाइप, सेकेंड सब यूनिट आपकी होती है 30S टाइप। ठीक है, इस 70S टाइप जो राइबोसोम हमारा प्रेजेंट हो रहा है इसको 2 सब यूनिट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका होता है 50S और सेकंड आपका होता है 30S। इसमें 34% आपकी होती है प्रोटीन, 34 जो % होती है वो आपकी होती है प्रोटीन, और 23 जो यस आपका होता है इसमें होते हैं RNA और 5S, और इस 30S में आपको होते हैं 21% आपको होती है प्रोटीन, 16S आपको होता है RNA। ये आपकी होती हैं 70S टाइप में जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं, कौन सी राइबोसोम। वहीं नेक्स्ट जो कैरियोटिक सेल की बात करेंगे, इस यूकैरियोटिक सेल्स में हमारा होता है 80S टाइप राइबोसोम। इस 80S टाइप राइबोसोम के 2 ग्रुप में डिवाइड, 2 सब यूनिट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो लार्ज यूनिट होती है उसको हम कहते हैं 60S, और जो स्मॉल सब यूनिट होती है उसको हम कहते हैं 40S। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि इस 80 को डिवाइड किया गया है, नहीं, 80 को डिवाइड नहीं किया जा रहा है। इस दोनों की वैल्यू ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों को ऐड करके इसके इक्वल करेंगे, नहीं, नो, इट इज रॉन्ग। इट इज ए टाइप ऑफ यस मीन सीड बर्थ यूनिट्स।
ठीक है ना। इसको हम ऐड करके इसके इक्वल नहीं कर पाएंगे। इस 60S जो राइबोसोम होते हैं उसको भी डिवाइड, ये जो 50 इसको हम डिवाइड करेंगे 50 प्रोटीन, जो 50S होता है उसमें 50% आपको हो जाए 28, 5.8 और 5S, ये आपको कितने टाइप आपको होंगे RRNA, ठीक है। ये तो आपका होता है 60S में, जो 50 होता है 50 आपका प्रोटीन होता है, और 28, 5.8 और 5S ये RNA टाइप होते हैं, जो इसमें 70S टाइप के राइबोसोम के लार्ज यूनिट में प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपका होता है 30 प्रोटीन होता है, 30 और 18S आपका RRNA, आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए, इसको कहते हैं राइबोसोमल राइबोन्यूक्लियो एसिड। ये भी एक आपका राइबोसोम का टाइप होता है, क्योंकि जब टाइप ऑफ राइबोसोम के बारे में हम जानेंगे वो 3 टाइप के होंगे। आरआरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए, फिर mRNA मीन्स मैसेंजर आरएनए, टी आरएनए मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन आरएनए, ये होते हैं। तो ये आपके 80S टाइप राइबोसोम को डिवाइड करते हैं इतने टाइप में, और जो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक मीन्स जैसे डेवलपमेंट, जो डेवलप सेल्स होते हैं, एनिमल होंगे, प्लांट होंगे, ये सब में सेम होते हैं। लेकिन जो अनडेवलप प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, या जिसको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, उसमें आपका जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है, जो कि 50S में और 30S में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। वेयर यस कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, COEFIENT, कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसका एक नाम और होता है शेडबर्ग यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। देखिए जो प्रोकैरियोट्स में जो 70S होता है, इसकी जो लार्ज यूनिट होती है और एक स्मॉल यूनिट होती है। जो लार्ज यूनिट आपको हो रही है वो 50S टाइप की हो रही है, और जो स्मॉल यूनिट हो रही है वो 30S टाइप हो रही है। बट इन द केस ऑफ जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उस यूकैरियोटिक में एक लार्ज जो यूनिट होती है वो आपको होती है 60S टाइप की, और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो आपको होती है 40S टाइप, ठीक है। ये दोनों यूनिट मैग्नीशियम आयन के थ्रू अटैच होते हैं। जब मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन 0.05 होता है तब ये अटैचमेंट होते हैं। इनके कंसंट्रेशन से जब ज़्यादा कम होने लगता है, ऐसे केस में ये दोनों सब यूनिट सेपरेट होने लगते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा राइबोसोम, जिसको कहते हैं राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, यानी इसमें 2 पार्ट अटैच होते हैं, एक प्रोटीन होता है, दूसरा आपका प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। नोट लीजिए। वर्ड्स हैं जिसको हमको जानना नेसेसरी है। फर्स्ट आपका होता है राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। एक वर्ड ये हो गया, राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, क्योंकि जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो राइबोसोम में ही होता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसको एक और नाम में इंजन ऑफ द सेल
सेल, इंजन ऑफ द सेल, इसका सेकंड नेम होता है इंजन ऑफ द सेल। फैक्ट ये होते हैं नो मेम्ब्रेनस। इसके पहले ही हम स्टडी कर चुके हैं कि जो राइबोसोम होता है वो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स है। नो इक्वल सब यूनिट, नो सब इक्वल सब यूनिट मीन्स अभी मैंने आपको बताया है कि जो जब तक प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें 70S टाइप के 70S टाइप का राइबोसोम होता है, जिनको दो ग्रुप में आपने डिवाइड किए हैं। फर्स्ट आपका होता है 50S, सेकंड आपका होता है 30S। बट इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में आपने लिखा है 80S को डिवाइड करते हैं 60S में। जो लार्ज यूनिट होती है, जो स्मॉल यूनिट होती है, वो होती है 40S। ठीक है, इसमें जो लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट है, ये दोनों यूनिट जो है सेम नहीं होते, इक्वल नहीं होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं नो इक्वल सब यूनिट। ओके, देखिए राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। यदि हम इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारा राइबोसोम होता है वो आपको होता है 55S टाइप। इन क्लोरोप्लास्ट में भी हमारा राइबोसोम प्रेजेंट होता है। जो क्लोरोप्लास्ट है, इन क्लोरोप्लास्ट में आपके होते हैं 70S टाइप, 70S टाइप। नेक्स्ट आर्कियोबैक्टीरिया, जो आर्कियोबैक्टीरिया हो रही है, आर्कियोबैक्टीरिया में भी 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं जो राइबोसोम से रिलेटेड होते हैं, इसको नोट लीजिए। और ये फंक्शन ऑफ द राइबोसोम, देखिए जो राइबोसोम का मेन जो फंक्शन होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स। इसीलिए तो इसको हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स। जो राइबोसोम होते हैं उनका मेन वर्क होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। ठीक है, देखिए जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम जो प्रेजेंटिंग होती है, हमने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप में होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड आपका होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिनकी सरफेस पे राइबोसोम के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी सरफेस पे राइबोसोम के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वही राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। इसके बाद राइबोसोम के पार्टिकल्स इससे न्यूक्लियर प्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं, हमारे क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं, जिनका मेन वर्क होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ओके, सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम भी आपका नॉन मेम्ब्रेनस सेल्स ऑर्गेनेल्स है। इसकी डिस्कवरी करने वाले हैं टी बॉवेरी, ये साइंटिस्ट हैं टी बॉवेरी। सेंट्रोसोरस सेंट्रियोल होते हैं वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, बट इन प्लांट के केस में ये एब्सेंट होते हैं। इनका मेन जो फंक्शन होता है वो सेल डिवीजन के टाइम में, इनका जो सेंट्रियोल का मेन वर्क होता है वो सेल डिवीजन के टाइम में होता है। जब सेल डिवीजन का चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो सेंट्रियोल्स में डिटेल से आपको हम बताएंगे। नेक्स्ट आपके आते हैं न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस है ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसका जो मेन
ये भी आपके नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स ही होते हैं। और न्यूक्लियस का मेन फंक्शन, देखिए कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो प्रोटीन के और आरएनए के फॉर्मेशन में इसका ये रोल अपना यूज होता है। इसी की हेल्प से आपके प्रोटीन और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपके रहे नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब हम डबल मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं। इसमें आप जानेंगे प्लास्टिड्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्लास्टिड्स, इस प्लास्टिड्स की डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट है हेकल। वो है अर्नेस्ट हेकल in 1863। ठीक है, प्लास्टिक्स की जो डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो है अर्नेस्ट हेकल। जो ईयर है 1863। इसका जो एक्सप्लेनेशन किए हैं वो एक्सप्लेनेशन की जो डेट है 1866 में इन्होंने इसका नेम दिए हैं प्लास्टिड्स। देखिए जो प्लास्टिड्स है ये ओनली प्लांट के सेल में प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल के सेल में ये एब्सेंट होता है। ये प्लास्टिक ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन वर्क होता है फूड का फॉर्मेशन करना, फूड का स्टोरेज करना, प्लांट के डिफरेंट पार्ट को उनको कलर प्रोवाइड करना। इनके जो शेप होते हैं ओवल होते हैं या फिर स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, आइए अब प्लास्टिक्स को डिवाइड किया गया है 3 टाइप में। इस प्लास्टिक्स को डिवाइड किया गया है 3 टाइप में। फर्स्ट आपका होता है क्लोरोप्लास्ट। सेकंड आपका होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और थर्ड आपका होता है क्रोमोप्लास्ट। तो आइए वन बाय वन करके इस प्लास्टिक्स के बारे में हम जानते हैं। देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड्स है। जो क्लोरोप्लास्ट का मेन वर्क होता है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को कंप्लीट करना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करना, जिससे प्लांट फूड मटेरियल का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। इस क्लोरोफिल में एक एलिमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है Mg यानी मैग्नीशियम। ये कभी कभी एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन आता है, यदि हम लीव्स को बर्न करें, लीफ को जलाते हैं तो कौन से एलिमेंट हमको ऑपरेंट होता है, तो उसका आंसर आपका होगा मैग्नीशियम। किसी भी प्लांट के लीफ को अगर जलाते हैं तो लास्ट में जो एलिमेंट हमको मिल रहा है वो आपका होता है मैग्नीशियम। ठीक है, देखिए आइए फिगर बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट का। इसके 1 कॉइल्स को हम कहते हैं थैलेक्वाइड्स। और ये पूरे ग्रुप को कहते हैं ग्रेनम। इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं ग्रेनम। इसमें जो लिक्विड होता है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा में डीएनए है, आरएनए प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम के पार्टिकल्स
राइबोसोम के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स। इस तरह से ये आपका प्लास्टिक्स में क्लोरोप्लास्ट का फिगर है। ठीक है, देखिए क्लोरोप्लास्ट का मेन वर्क क्या है। देखिए क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। जैसे फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है ये आपको होता है CO2 प्लस H2O, C6H12O6 प्लस H2O प्लस 6O2। ये ठीक है, ये जो सनलाइट है, सनलाइट को ये एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होते क्या है, देखिए ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमने जानेंगे कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अर्थ से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके और सनलाइट की हेल्पिंग से ये अपने फूड मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें CO2 हमारा बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस में जो ये क्लोरोफिल का जो वर्क होता है, ये क्लोरोफिल सनलाइट को यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, जिससे जो हमारा वाटर होते हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो ब्रेकडाउन हो जाते हैं और ब्रेकडाउन होने से यहाँ का जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, जिसको सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने रिस्पिरेशन में उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आपसे एग्जाम में आते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ये वाटर से आ रही है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से, तो उसका जो आंसर आपको मिलेगा ये वाटर से मिलेगा। इसके एक साइंटिस्ट हैं अर्नेल और नील्स ने इस बात को प्रूव किया था कि जो ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वह ऑक्सीजन वाटर के मॉलिक्यूल से रिलीज होती है। ठीक है, फिगर बना लीजिए और नोट कर लीजिए। देखिए क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंट टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आपको होता है स्ट्रोमा। देखिए जो स्ट्रोमा है, जो क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल पार्ट्स में जो गैपिंग होती है उसी गैपिंग की प्लेस को हम कहते हैं स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में जितने भी सबस्टेंस होते हैं वो स्ट्रोमा में ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपके हो गया DNA, राइबोसोम, प्रोटीन, एंजाइम, स्टार्च ग्रेन्यूल, ETC। ये टोटल जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड आपका होता है थैलेकॉइड। देखिए अभी फिगर मैंने आपको बताया था, इस फिगर में इस तरह से जो एक कॉइन्स होते हैं, एक ग्रुप ऑफ कॉइन्स, तो वन कॉइन्स को ये कहते हैं थैलेकॉइड्स। जो ये ग्रुप ऑफ कॉइन्स हो रहे हैं इसी वन कॉइन्स के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थैलेकॉइड्स। ठीक है, इसी में ये थैलेकॉइड जब कॉइन के फॉर्म में ग्रुप ऑफ कॉइन्स आ जाते हैं तब इसको कहते हैं ग्रेनम। क्या कहेंगे? इसको कहते हैं ग्रेनम। और ये टोटल ग्रेनम एक लिंक से अटैच होते हैं जिसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमिनी। क्या कहेंगे? उसको कहेंगे स्ट्रोमा लैमिनी। स्ट्रोमा लैमिनी कहते हैं। अब हम
हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में दो रिएक्शन होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन होता है। जो लाइट रिएक्शन होता है ये आपको होता है गैनम, यानी जो लाइट रिएक्शन होता है वो गैनम में होता है। लाइट रिएक्शन मीन्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लाइट नेसेसरी है। जो लाइट की प्रेजेंटिंग में प्रोसेस होने वाले प्रोसेस होते हैं उसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। अब ये लाइट रिएक्शन आपकी क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में कंप्लीट होती है, जबकि सेकंड आपका होता है डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन आपका होता है स्ट्रोमा में। इस तरह फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो कंप्लीट होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, इसलिए प्लांट को कहते हैं ऑटोनॉमस। नेक्स्ट आपका होता है क्रोमोप्लास्ट। देखिए जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ये क्रोमोप्लास्ट जो प्लांट के ग्रीन पार्ट के अलग के बाद प्लांट के जितने भी पार्ट में जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के थ्रू ही होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंट कलर्स भी होते हैं, बट बिसाइड्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स, यानी ग्रीन कलर को अगर छोड़ दें उसके बाद जितने भी कलर्स आपको प्लांट में मिलेंगे, चाहे वो फ्लावर के पार्ट्स में हो, चाहे बर्ड्स के पार्ट्स में हो, उनके पेटल्स के फॉर्म में हो, जो भी हो, वो सभी क्रोमोप्लास्ट के लिए ही होता है। और क्रोमोप्लास्ट का जो मेन वर्क होता है वो होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, जिससे उस प्लांट में फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। जब कलरफुल आपका प्लांट होगा, उनके बर्ड्स होंगे, उनके फ्लावर होंगे, ऐसे में इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट होने से ही उन फ्लावर में पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिससे फूड और सीड का फॉर्मेशन होता है। थर्ड आपका होता है ल्यूकोप्लास्ट। देखिए जो ल्यूकोप्लास्ट है, इस ल्यूकोप्लास्ट ऐसे प्लांट के ऐसे पार्ट में प्रेजेंट होते हैं जहां सनलाइट एब्सेंट होता है, यानी सनलाइट ना पहुंच पा रहा हो, ऐसे पार्ट में ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये मेन रूप से वह पार्ट, इसका वर्क होता है फूड का स्टोरेज करना। जैसे एग्जांपल में आपको बता रहे हैं, आपने पोटैटो का प्लांट देखा होगा, इस तरह से पोटैटो का प्लांट होता है। और पोटैटो ये हमारा एक रूट्स है। पोटैटो जो हम यूज़ कर रहे हैं फूड मटेरियल्स में, वो हमारा स्टेम है। वो स्टेम ये ग्राउंड यानी अर्थ के अंदर होता है, ग्राउंड में होता है, इसलिए वो वाइट कलर में होता है, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट दोनों एब्सेंट होते हैं। बट किसी कारण से जब भी इस पोटैटो की ऊपर की जो सॉइल होती है वो डिस्पर्ड हो जाती है, हट जाती है, ऐसे केस में जब सनलाइट वहाँ पहुँच जाता है तो वह आपका जो पोटैटो का कलर होता है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे उसकी जो वेजिटेबल्स होती है वो जब हम यूज़ करते हैं तो बहुत ही जो उसका बेटर टेस्ट होता है, जो हम उसको अलग कर लेते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट का जो मेन वर्क होता है फूड मटेरियल्स को स्टोर करना। एग्जाम्पल में आपका हो गया जैसे पोटैटो हो गया, ठीक है। फिर जो क्रोमोप्लास्ट होता है, इसका मेन वर्क होता है फ्लावर को कलर प्रोवाइड करना। और जो क्लोरोप्लास्ट का जो मेन वर्क होता है वो फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करना, जिसलिए प्लांट हमारे ऑटोट्रॉफ होते हैं। और ये केवल प्लांट में और एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, जबकि टोटल एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। इसलिए प्लांट और एल्गी हमारे ऑटोट्रॉफ होते हैं। और उसके बाद जो एनिमल होते हैं, फंजाई होती हैं, ये सभी हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद का जो सेल ऑर्गेनेल्स है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।